डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आव्यूह के चैप्टर को देखेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग देखा जाए, सबसे पहले आज आव्यूह में हम लोग देखेंगे कि आव्यूह क्या है। ओके, mn संख्याओं को जब mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित रूप से m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाता है। उसी व्यवस्थित रूप ही m क्रॉस n क्रम का या कोटि का आव्यूह कहलाता है। फिर देखिए, mn संख्याओं को m पंक्तियों में और n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित रूप जो हम बना लेते हैं, उसी व्यवस्थित रूप को m क्रॉस n क्रम का या कोटि का आव्यूह कहलाता है या कहते हैं। ओके, एक m क्रॉस n क्रम के आव्यूह का गणितीय रूप निम्न है। इसमें देखिए mn अवयव लिए गए हैं। m जो पहले लिखा होता है, ध्यान देना है, ये जो m पहले लिखा हुआ है वो पंक्तियों की संख्या होती है। ओके, और जो n लिखा है बाद में वो स्तंभ, पंक्तियाँ ये हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, और स्तंभ ये हैं, ये स्तंभ है, दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये nवां स्तंभ। समझ गए, ये पहला स्तंभ। ओके, तो इस तरह से पंक्ति और स्तंभ हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पहले नंबर पे जो संख्या लिखी है वो पंक्ति को बताती है, और दूसरे नंबर पे जो संख्या लिखी होती है वो स्तंभ को बताती है। तो A11 पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट और पहली पंक्ति का nवां एलिमेंट। ओके, उसी तरह से दूसरी पंक्ति शुरू हो गई, ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति शुरू हो गई, तो ये दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट 2 1 1 है पहला एलिमेंट, 2 दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट और लास्ट में दूसरी पंक्ति का nवां एलिमेंट। उसी तरह से तीसरी पंक्ति का पहला, A32 मतलब 3, थर्ड पंक्ति तीसरी पंक्ति, और 2 मतलब दूसरा स्तंभ, कॉलम। ओके, थर्ड रो और कॉलम भी बोलते हैं। ये रो हो गई, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड ये mth रो। ओके, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये nth कॉलम। ओके, तो रो कॉलम बोलिए चाहे पंक्ति और स्तंभ बोलिए, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से ये थर्ड रो का nth एलिमेंट हो गया। mth रो आखिरी mवां रो है, mth रो का फर्स्ट एलिमेंट, mth रो का सेकंड एलिमेंट, mth रो का थर्ड एलिमेंट और mth रो का nth एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, mn, जिसमें m पंक्तियां हैं। ये देख लीजिए, 1 2 पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और डॉटेड में ये mवीं पंक्ति। तो m पंक्तियां हैं जो कि यहाँ पहले लिखा जाता है, और n स्तंभ हैं जो कि बाद में लिखा जाता है। ओके, तो इस तरह से mn संख्याओं को m पंक्तियों और n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित क्रम को m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहते हैं, या m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहलाता है। जो व्यवस्थित रूप है वही आव्यूह कहलाता है। ओके, किस रूप का, आयताकार सारणी। तो देखिए आयताकार सारणी ये तैयार है, बिल्कुल आयत के रूप का, और इसे प्रतीक रूप में वही बिग ब्रैकेट का, हालांकि कुछ राइटर्स डिफरेंट प्रतीक, कुछ राइटर इसको इस ब्रैकेट में भी बंद कर लेते हैं, कुछ राइटर्स डबल लाइन किनारे किनारे खींचते हैं ऐसे। डिटर्मिनेंट में अभी आगे जब पढ़ेंगे, सारणी में एक लाइन ऐसे खींची जाती है इस तरह की, लेकिन जब दो खींच देते हैं ऐसे तो ये आव्यूह को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आप लोगों की किताबों में यही है, बिग ब्रैकेट्स के अंदर आयताकार जो व्यवस्थित रूप होता है m क्रॉस n या कोटि का आव्यूह कहलाता है। ओके, अब उदाहरण देख लिया जाए। ये माना एक आव्यूह, देखिए ये आव्यूह आयताकार रूप में व्यवस्थित है, जिसकी पंक्तियाँ देखिए 5 1 -4 और दूसरी पंक्ति 3 9 और 6। ये तो पंक्तियों के रूप में हमने पढ़ा है। इसी को अगर स्तंभों के रूप में पढ़ें तो 5 और 3। ओके, अगर हम इसको स्तंभों के अवयव पढ़ें तो पहले स्तंभ के अवयव कौन से हैं, 5 और 3, दूसरे स्तंभ के 1 और 9 और तीसरे स्तंभ के -4 और 6। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हो गया। इस आव्यूह की कोटि कितनी लिखी जाएगी, 2 × 3। क्यों, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसलिए इसकी कोटि 2 × 3 लिखी जाएगी। राइट, अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट
1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, राइट, मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट आप देख रहे हैं कौन सा है, 5 है। 1 2 1 है, 1 3 A13 -4 है, A21 3 है, A22 9 है, A23 6 है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये लिखा होता है, हालांकि ज़्यादातर यहाँ इंटरमीडिएट क्लास में ज़्यादा नहीं मिलेगा, आईवें पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव AIJ होता है। उदाहरण के लिए A32 3 देखिए पहले आया, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है ये। ओके, तो ये है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। पंक्ति स्तंभ उनके अवयव बताना, A12 बताना, A23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। ओके, फिर भी इसे अभी हम लोग आगे और देखेंगे, अभी शुरू है। अब हम लोग सबसे पहले तो ये कर लें कि आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं ये अच्छी तरह समझिए, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। आगे की क्लासों में जाएंगे तो आव्यूह की एक बुक हो जाती है, PSC वगैरह अगर करते हैं तो उसमें एक बुक हो जाएगी, तो इसलिए इन सबको भी बेसिक ज़रूरी है समझना कि क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले क्षैतिज आव्यूह, इंग्लिश में इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी, देखिए यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं 3 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, राइट, तो जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ओके, उदाहरण के लिए देख लिए, ऐसा आव्यूह लिख देना है जिसमें पंक्तियाँ कम हों और स्तंभ अधिक हों, तो क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। ओके, और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दीजिए, तो पंक्तियाँ ज़्यादा रखनी है कम रखनी है, 2 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ हैं, देखिए 3 स्तंभ हैं, 1 स्तंभ 2 और 3 स्तंभ। ओके, तो इस तरह से ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में विपरीत होगा, पंक्तियों की संख्या अधिक होगी, स्तंभों की संख्या कम होगी। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह देख लीजिए, उदाहरण बना हुआ है, इसमें 3 पंक्तियां हैं ये और 2 ही स्तंभ हैं, तो पंक्तियों की संख्या अधिक है, अतः यह ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ओके, अब है वर्ग आव्यूह, ये बहुत उपयोग होता है। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, तो जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है अर्थात m = n, तो वर्ग आव्यूह कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, आप देख लीजिए उदाहरण में 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, ओके, 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ हैं 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इस तरह से ये क्या हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया। तो वर्ग आव्यूह में स्क्वायर मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। उसके बाद पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह यानी जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो वो आव्यूह पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, इंग्लिश में रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं इसे, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्पष्ट आप देख सकते हैं 1 2 3 सिर्फ एक पंक्ति है, 1 × 3 हुआ, एक पंक्ति 3 स्तंभ हैं। ओके, और इसमें ABCD एक पंक्ति और 4 स्तंभ हैं, 4 कॉलम्स हैं। ओके, 4 कॉलम्स हैं, तो ये किसका उदाहरण हुआ, पंक्ति आव्यूह का हुआ। ओके, अब अगला टाइप देखें, कौन सा टाइप है, 5वां टाइप, स्तंभ आव्यूह। नाम से देखिए, जैसे पंक्ति आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति और स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश में केवल एक स्तंभ होता है, राइट। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, सिर्फ एक स्तंभ बना है 1 2 3, लेकिन इसकी कोटि कितनी होगी, पंक्तियां तो ऐसे ऐसे देखेंगे 3 पंक्तियां हुई और स्तंभ कितना हुआ, सिर्फ एक हुआ, तो 3 × 1 हो जाएगी इसकी कोटि। इसमें भी देखिए 4 पंक्तियां हैं 1 2 3 4, ए का अलग पंक्ति, बी की अलग, सी की अलग और डी की अलग, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 4 × 1, 4 × 1। लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी है, सिर्फ एक है, इसलिए ये स्तंभ आव्यूह का उदाहरण है, स्तंभ सदिश भी कहते हैं इसको। ओके, उसके बाद अगला शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह वह आव्यूह होते हैं जिनके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे देख लीजिए बने हुए सभी अवयव 0 कर देना है। ओके,
उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अवयव है इकाई या तत्समक अवयव। ओके, एक बात और समझिए, अगर कोई अवयव ऐसे लिखा हुआ है तो इस तरह का जो बिल्कुल आता है उसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। एक उदाहरण बना के दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई ये मैट्रिक्स एक लिखा है, तो ये ए ई एफ देख रहे हैं ना, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये बताना है इकाई या तत्समक अवयव। तो जिस अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों, वन वन वन, जब जितना भी मुख्य विकर्ण का अवयव होगा मात्र एक होगा, वन होगा, हर जगह वन होगा, तथा अन्य जो अवयव होंगे वो जीरो होंगे, शून्य होते हैं, इकाई या तत्समक अवयव कहलाते हैं। इन्हें आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर I2 लिखा है इसका मतलब दो पंक्ति दो स्तंभों वाला इकाई सदिश है, इकाई अवयव है या तत्समक अवयव। देखिए 1 0 0 1, मुख्य विकर्ण में 1 1 है, बाकी सभी 0। यहाँ देखिए I3 का मतलब क्या हुआ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसलिए वर्ग अवयव है। यहाँ देखिए जिस वर्ग अवयव, यानी ये पहले वर्ग अवयव है, मतलब इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी, ये ध्यान रखना है। इकाई या तत्समक अवयव में ये पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी। और इकाई अवयव होता कौन सा है, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं और बाकी अन्य अवयव शून्य होते हैं। ये देखिए I4 मतलब समझ रहे हैं ना, इसके मुख्य विकर्ण में चारों एलिमेंट 1 1 होंगे, बाकी सभी शून्य होंगे। लिख सकते हैं 4 × 4 का इकाई अवयव, निश्चित लिख सकते हैं। ये हो गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और लास्ट में 1 लिख दिया जाएगा और बिग ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा। तो ये I4 है। ओके, अब है विकर्ण अवयव। ओके, इसमें विकर्ण कहा गया मुख्य विकर्ण, जो बात कहें तो नाम तो है विकर्ण अवयव, लेकिन जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। मुख्य विकर्ण 1 1 होना, जैसे इकाई अवयव भी विकर्ण अवयव का उदाहरण हुआ। ओके, क्योंकि उसके मुख्य विकर्ण में शून्य अवयव नहीं है। तो जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। देख लीजिए यहाँ विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है, बाकी अन्य शून्य है। विकर्ण को छोड़ के बाकी अवयव शून्य हो तो वो कहलाता है कौन सा, विकर्ण अवयव कहलाता है। और लास्ट में देखिए मैंने इकाई अवयव 3 × 3 का लिखा है, I3 लिखा है 1 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी विकर्ण अवयव हुआ क्योंकि विकर्ण को छोड़ के बाकी अवयव शून्य है। तो ये हम लोगों ने देखा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव के बाद जो अगला टाइप है अवयव का वो है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें और पीछे क्या अंतर है, अदिश अवयव भी देखें तो विकर्ण अवयव ही होगा, बस इसमें क्या है कि एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव समान हो। समझिए इसको क्या कहा मैंने, विकर्ण अवयव के पद में बता रहे हैं कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण के अवयव समान हो तो वो अदिश अवयव कहलाता है। देख लीजिए, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं, तथा शेष तत्व क्या होंगे, शून्य होते हैं, अदिश अवयव कहलाता है। बस उसमें जो हम लोगों ने पीछे विकर्ण अवयव किया था उसमें क्या था, ये अवयव समान होना जरूरी नहीं था। यहाँ पे ये अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, 5 5 5 5 और यहाँ 2 2 2, यहाँ के। तो इस तरह से अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव समान होते हैं, शून्य नहीं होते हैं, और बाकी अन्य अवयव शून्य होते हैं। ओके, उसके बाद अगला टाइप होता है मैट्रिक्स का त्रिभुजीय अवयव। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये दो प्रकार के होते हैं। ओके, उच्च त्रिभुजीय अवयव, उदाहरण से आप समझ जाएंगे, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव यदि शून्य है तो ये कहलाता है उच्च त्रिभुजीय अवयव। वह वर्ग, ये भी वर्ग होना जरूरी है। अदिश अवयव भी देखिए लिखिए वर्ग अवयव होगा, मतलब पंक्ति स्तंभ समान होंगे। तो और मुख्य विकर्ण भी क्या होता था, विकर्ण अवयव भी क्या था, वर्ग अवयव था। तत्समक या इकाई अवयव भी क्या था, वर्ग अवयव था। तो ये वर्ग अवयव के प्रकार अगर हम कह सकते हैं तो कह सकते हैं, अगर वर्ग अवयव के प्रकार है हम लोग कह सकते हैं। ओके,
उच्च त्रिभुजीय अवयव दो तरह के हो गए, त्रिभुजीय अवयव दो प्रकार के हो गए। पहला उच्च त्रिभुजीय अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, उच्च त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। देख लीजिए, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0, दोनों उदाहरणों में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अगर अवयव आप शून्य पाएं तो वो उच्च त्रिभुजीय अवयव होता है। निम्न त्रिभुजीय अवयव अगला प्रकार है, इसमें जस्ट इसके उल्टा मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट देखिए शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट यदि नीचे के एलिमेंट शून्य हो गए, और ये गलत बन गया है, आप इसको सही कर लेंगे, ये गलत बन गया है। मुख्य विकर्ण के ऊपर सारे अवयव 0 कर दीजिए और नीचे का वही 2, 3, 6, 7 वगैरह आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये निम्न त्रिभुजीय अवयव हो गया। निम्न त्रिभुजीय अवयव में क्या हो गया कि वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। ओके, अब हम लोग आगे और देखें इसमें अवयवों की समानता, कि कब दो अवयव समान होते हैं ये देखा जाए। अवयवों की समानता दिया है इसमें, अवयवों की समानता, कब दो अवयव समान होते हैं। तो दो अवयव समान कहलाते हैं यदि उनके क्रम समान हो, एक चीज़ हो गया, तभी हम तुलना कर सकते हैं कि समान है नहीं है। तो एक तो क्रम समान रहेगा और दूसरे उनके संगत अवयव समान हो। यहाँ देख लीजिए, ये दो अवयव जो लिखे हैं उदाहरण में वो समान अवयव कहलाएंगे। क्या कहा गया? दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव का मतलब पहले का 1 1 1 1 मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव, दूसरे अवयव के प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव समान हो। जैसे यहाँ देखिए, ये 1 1 प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव, यहाँ भी 2 होगा, 1 + 1 2 हो गया। यहाँ 5 है, इस जगह 5 है, इस जगह 3 है, यहाँ भी 3 होगा, ये 7 है, यहाँ भी 9 - 2 7 आएगा। तो इस तरह से अगर इनके संगत अवयव समान हो, उनके क्रम समान हो, तो वो समान कहलाएगा, अथवा वो असमान या तुलना नहीं हो पाएगी अगर क्रम समान नहीं होगा। अवयवों का योग, ये भी बहुत आसान है, सीखा भी हो सकता है। अवयवों का योग, अवयवों के योग करने के लिए यदि दो, अब ये ध्यान रखना है, अवयवों का योग करना हो या अंतर करना हो तो उन अवयवों के क्रम समान होना आवश्यक है। यानी उनके क्रम समान होंगे, कोटि समान होगी, तब उनका हम योग या अंतर कर सकते हैं। तो पहली शर्त इसमें योग के लिए है कि उनके क्रम समान होने चाहिए, और दो अवयवों को जोड़ने के बाद भी जो अवयव आएगा उसका भी क्रम क्या होगा? समान होगा। तो दो समान क्रम के अवयवों का योग उनके संगत अवयवों के योग से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त करते हैं संगत अवयव? मतलब 1 1 को 1 1 से जोड़ देंगे, 2 2 को 2 2 से जोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ? प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव को प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव से जोड़ देंगे। A22 2 2 को 2 2 से अगले मैट्रिक्स के 2 2 से जोड़ देंगे। 2 1 को 2 1 से जोड़ेंगे अगले से। इस तरह से उनके संगत अवयवों के योग से प्राप्त करते हैं। यदि A और B दो समान क्रम के अवयव हैं तब उनका योग A + B से प्रदर्शित होगा और उसका भी क्रम क्या होगा? समान क्रम का होगा। ओके, उदाहरण के लिए देखिए, A 5 7 -1 और 4 लिया गया है, B 1 -2 -4 और 3 लिया गया है। इनको जोड़ना है तो 1 1 5 को 1 के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 7 को -2 के साथ ऐड कर देंगे, -1 को -4 के साथ ऐड कर देंगे और 4 को 3 से ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? योगफल प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं योगफल, ध्यान रखना है, समान क्रम के अवयवों का ही योग होगा और उनके संगत अवयवों के योग से प्राप्त होगा, ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे अवयवों का अंतर। इसमें भी वही है कि A - B मतलब A के संगत अवयवों से B के संगत अवयवों को घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, और उनके क्रम लेकिन समान होंगे, तभी हम अवयवों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो यदि A और B समान क्रम के दो अवयव हैं, देखिए यहाँ से A और B दो समान क्रम के अवयव होना आवश्यक है, तो उनका अंतर A - B उसी क्रम का अवयव होगा जो A के अवयव में से, A अवयव में से या A के अवयवों में से
बी के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, कोई खास बात नहीं है इसमें कि ए के अवयवों में से बी के संगत अवयवों को घटाने पर ए माइनस बी प्राप्त होगा। ओके, मतलब 1 1 से 1 1 घटाएंगे, 2 2 से 2 2 घटाएंगे, 3 3 से 3 3 घटाएंगे, 2 1 से 2 1 माइनस होगा, 2 2 से 2 2 माइनस होगा। उदाहरण देखिए, यहाँ ए की जगह हमने अवयव लिया है 5 0 6 4 और -3 1, और बी के अवयव हैं 2 6 4 0 1 -5। दोनों के क्रम समान है क्योंकि ये है 3 इंटू 2 के दोनों ही मैट्रिक्स। 3 इंटू 2 का इसका क्रम हुआ, 3 इंटू 2 के दोनों हैं 3 क्रॉस 2, क्योंकि 3 पंक्तियां दोनों में और 2 स्तंभ हैं। तो इनके a माइनस बी प्राप्त करने के लिए a के संगत अवयव से, a के अवयव में से b के संगत अवयव घटाएंगे। 5 में से 2 माइनस होगा, संगत अवयव है। 0 का संगत 6 है, माइनस करेंगे। 6 का संगत 4 है, माइनस कर लेंगे। 4 का संगत 0 है, माइनस कर लेंगे। -3 का संगत 1 है, माइनस करेंगे। और 1 का संगत -5 है। देखिए 5 - 2 0 - 6 6 - 4 4 - 0 -1 -3 -1 और 1 -5। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, हल कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग, एक तो अंतर या योग के लिए दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए, और उनके अगर योग होगा तो उनके संगत अवयवों का योगफल प्राप्त हो जाएगा, कर दिया जाएगा। और अगर अंतर होगा तो पहले जो अवयव लिखिए उसके अवयवों से दूसरे अवयव के संगत अवयवों को घटाने से उनका अंतर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब अवयवों का सदिश से गुणन। अगर कोई अवयव है और कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 है 3 है 4 है, उससे हम गुणा कर रहे हैं तो अवयव के प्रत्येक अवयव में उस संख्या से गुणा हो जाती है। जैसे 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 का हर एक अवयव में गुणा हो जाएगा। और जब हम किसी स्केलर से गुणा कर देते हैं किसी अवयव को, तो अवयवों का सदिश गुणन कहलाएगा। माना एक अवयव है तथा k एक अदिश है, संख्या है। k अदिश का मतलब 2 4 5 -2 -4 ये है। तब ka यानी a में k का गुणा को अदिश से गुणन कहते हैं, जो कि a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करने पर प्राप्त होगा। मतलब अवयव के प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर देंगे। k मतलब 2 4 6 से, जैसे 2 गुना करना तो 2 से गुणा होगा, 3 गुना करना हो तो 3 से गुणा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। उदाहरण देखिए कि 2 3 -1 और 5 a के अवयव हैं और हमें 3a प्राप्त करना है। इसका मतलब 3 से इन सभी अवयवों को गुणा कर देंगे। 3 से पहले अवयव को गुणा करेंगे 1 1 प्लेस के अवयव को, तो 6 आ गया, 9 आ गया और -3 आ गया और 15 आ गया। इस तरह से हम लोग अवयवों का, एक अवयव का किसी अवयव का अदिश से गुणा कर सकते हैं। 2 से 3 से 4 से हम गुणा कर सकते हैं। ध्यान रखिए इसको, और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लास पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।